Radhe Radhe and welcome to our new presentation on the topic data collection and presentation of data. So data collection basically क्या है, किसी भी डाटा को जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम गैदर करते हैं, उसको मेज़र करते हैं किसी भी वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तो उसको हम डाटा कलेक्शन बोलते हैं. तो बेसिकली डाटा कलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ gathering and measuring information on targeted variables in established system, which then enables one to answer relevant questions and evaluate outcomes. इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, किसी भी डाटा को हम क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बेस पे कुछ हम आगे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पुट होते हैं कि हाँ ये डाटा कहाँ से आया, ये डाटा का यूज़ क्या है, ये सब रिलेवेंट क्वेश्चंस जो उसके होते हैं उनको आंसर करने के लिए डाटा कलेक्शन की जाती है और उसके बेसिस पे जो हमारा रिजल्ट आता है उसको इवेल्यूएट किया जाता है. So data collection is the component of research in all fields of study including physical and social sciences, humanities and business. तो चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में जाओ, डाटा आपको हर जगह कलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे सोशल साइंसेज हो, ह्यूमैनिटीज़ हो और बिजनेस हो. किसी भी फील्ड में जाके हमें डाटा कलेक्शन हर फील्ड में देखने को मिलता है. सो भले ही उसके मेथड्स अलग अलग हों कि हम फिज़िकल साइंसेस में अलग तरीके से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, बिजनेस में अलग से कर रहे हैं, तो भले ही डिसिप्लिन में मेथड्स चेंज हों लेकिन उनका टारगेट जो है वो सेम होता है, उसका एक्यूरेसी जो है वो सेम होती है, कलेक्शन का जो हमारा रिजल्ट है वो सेम होता है. ठीक है. द गोल While methods vary by discipline, the emphasis on ensuring accurate and honest collection remains the same. So the goal for all data collection is to capture quality evidence that allows analysis to lead to the formulation of convincing and credible answers to the question that have been posed. मतलब जो हमें क्वेश्चन पोज किए गए हैं हम उसका आंसर सही से कर सकें, इसलिए हम डाटा कलेक्शन करते हैं क्वालिटी को जानने के लिए. ठीक है. और उसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस पुटअप होंगे उसके आंसर्स करने के लिए हमें डाटा कलेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है. सो अब आता है फर्स्ट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. अब जब भी हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसको सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म में कर सकते हैं. इसके कई सारे मेथड्स हैं कि आप किस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो फर्स्ट इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. टेबल बेसिकली क्या होगा, टेबल helps representation of even large amount of data in engaging, easy to read and coordinated manner. The data is arranged in rows and columns. This is one of the most popularly used forms of presentation of data, as data tables are simple to prepare and read. So tabular representation में क्या होगा कि आपको एक टेबल बनाना है, टेबल में रोज होंगी, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे. ठीक है. टेबल से क्या होता है, अगर आप डाटा को बाय चांस थ्योरी में लिख रहे हो तो उसको रीड करना क्या होगा, क्वाइट कॉम्प्लेक्स होगा. लेकिन अगर वही चीज़ आपने टेबल में बता दी, आपने डायग्राम बना दिया, उसका टेबल बना दिया, तो उसको रीड करना ईजी होगा बजाय कि उसको थ्योरी में रीड करना. ठीक है. अब जैसे आप पेपर भी करते होंगे अपना, तो पेपर में भी क्या होता है कि थ्योरी की बजाय अगर आप डायग्रामेटिकली किसी क्वेश्चन को प्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, तो वहाँ पे डायग्रामेटिकली पे ध्यान ज़्यादा जाता है. तो वहाँ पे डायग्राम के ज़रिए उस क्वेश्चन को करोगे तो वो इजी हो जाएगा रीड करना उसको. ठीक है. तो रोज टेबुलर में क्या होगा कि टेबल में होगा, रोज एंड कॉलम्स होंगी आपकी, और ये सिंपल और इजी टू रीड होता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं. अब आ जाता है टाइप्स ऑफ टेबल्स. So most significant benefit of tabulation is that it coordinates data for additional statistical treatment and decision making. The analysis used in tables is of 4 types. 4 types के tabular में हम analysis use कर सकते हैं, qualitative, quantitative, temporal and spatial. तो कोई भी tabulation अगर हमने करना है तो इस 4 में से किसी भी एक बेसिस पे हम कर सकते हैं. तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या होगा, ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें क्वालिटीज़ से रिलेटेड जो सिर्फ क्वालिटीज़ से रिलेटेड हो. क्वालिटी के बेस पे हम उसको क्लासीफाई करें, क्वालिटी के बेस पे हम उसका टेबल बना रहे हैं टेबुलर फॉर्म में, क्वालिटी के बेस पे. जैसे कि व्हेन द क्लासिफिकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू ट्रेड्स सच एज फिजिकल स्टेटस, नेशनैलिटी, सोशल स्टेटस,
एक्सेट्रा, इट इज़ नोन एज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटी से रिलेटेड। जैसे अब हम आपकी क्लास में से कह दें कि रिलीजन के बेस पे अगर आपको डिवाइड कर दें तो रिलीजन हो जाएगा हिंदुइज़्म, सिखिज़्म एंड ऑल, ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वालिटी के बेस पे है, फिजिकल स्टेटस के बेस पे अगर किसी को करें, ठीक है, तो उस ऐसे अगर हम किसी को वो करते हैं तो ये हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में आ जाता है। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव एज द नेम सजेस्ट, क्वांटिटी से रिलेटेड। क्वांटिटी इन द सेंस जैसे हमारे पास कोई न्यूमेरिकली अगर हम किसी का टेबल बना रहे हैं, ठीक है, तो उस केसेस में हमारे पास क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन आती है। इन दिस डाटा द डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स विच आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, मतलब जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज हों कुछ। इन अदर वर्ड्स दीज फीचर्स कैन बी एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली उसको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। टेम्पोरल में क्या होता है, अगर टाइम से रिलेटेड कोई डाटा लेके चल रहे हैं हम, टाइम के बेस पे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। अब जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया तो आपने उस पेशेंट को पहले 10 दिन अलग ट्रीटमेंट दिया, नेक्स्ट 10 डेज अलग ट्रीटमेंट दिया, फिर 30 डेज़ का जैसे कोर्स है तो 10 डेज़ के बाद आप इंटरवल पे उसको चेक कर रहे हो। सो फर्स्ट 10 डेज़ में, सेकेंड 10 डेज़ में, थर्ड 10 डेज़ में, तो इसमें डेज़ के हिसाब से आपने उसको क्लासीफाई किया, तो ये हो जाएगा टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इन दिस क्लासिफिकेशन टाइम बिकम्स द कैटेगराइजिंग वेरिएबल। कैटेगराइजिंग वेरिएबल मतलब जिसको हम कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, टाइम को कर रहे हैं, 10 डेज हो गया, ठीक है, 10 डेज, 12 डेज, इस तरीके से अगर हम उसको क्लासीफाई करते हैं तो वो टेम्पोरल में आ जाता है। एंड द डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम में भी इन ईयर्स, मंथ, वीक्स, वो आप किसी भी उसमें ले सकते हो। उसका टाइम जो है वो कोई भी यूनिट आ सकती है, ईयर्स, मंथ, वीक हो गया, डेज, आवर्स एक्सेट्रा, ये टाइम की यूनिट्स हो जाएंगी, कोई भी टाइम का यूनिट आप ले सकते हो। स्पेशल क्लासिफिकेशन में क्या आ जाता है, जब आप किसी को डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्टेट के हिसाब से क्लासीफाई करते हो। सो व्हेन द कैटेगराइजेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, इट इज कॉल्ड स्पेशल क्लासिफिकेशन। द प्लेस मे बी अ कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, टाउन एक्सेट्रा। तो इस टाइप की अगर क्लासिफिकेशन आ जाती है तो वहाँ स्पेशल यूज होता है। सो नेक्स्ट इज कि टेबुलेशन हम क्यों करते हैं। सो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, रोज और कॉलम्स बनाएंगे हम। सबसे पहले तो सिस्टमेटिक और लॉजिकल होगा, ठीक है, रोज और कॉलम्स के हिसाब से होगा, आपको कॉम्पैक्ट होगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा। अब आप टेबल को देखते ही पता लगा सकते हो कि अगर उसमें हेडिंग है, ये सब दे रखा है, तो आपको देखते ही पता लगा सकते हो कि हाँ ये टेबल इस चीज़ का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा थ्योरी की बजाय आप टेबल से उसको आइडिया कर सकते हो कि हाँ ये टेबल इस चीज़ का है, तो इसमें ये कहा जा रहा है, ठीक है। सो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रेजेंट डाटा इन ए सिंपल फॉर्म, फैसिलिटेट कंपैरिजन। कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। दो टेबल्स अगर आपको दे रखे हैं तो उनमें से आप कंपैरिजन कर सकते हो कि इस वाले टेबल का जैसे कुछ भी, मतलब अगर आप बिजनेस के बेसिस पे करो तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ या इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो इस तरीके से आप कुछ भी उसमें कंपैरिजन कर सकते हो। फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर्स। कोई भी एरर होने के चांसेस को वो रिड्यूस करता है। नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, अभी था हमारे पास टेबुलर। टेबुलर में क्या करते थे, हम टेबल बनाते थे। ग्राफिकल में क्या हो जाएगा, जब हम कोई भी ग्राफ के हेल्प से किसी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ वे ऑफ एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा। इट एग्जिबिट्स द रिलेशन बिटवीन डाटा, आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड कंसेप्ट्स इन अ डायग्राम। किसी भी डायग्राम में या ग्राफ में किसी को प्लॉट करना, किसी ग्राफ में किसी डाटा के आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को प्लॉट करना, तो वो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग स्ट्रेटजीज। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर डोमेन। किस टाइप को ऑफ इंफॉर्मेशन दी गई है आपको, उस पर डिपेंड करेगा ये। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज लाइन ग्राफ। सो लाइन ग्राफ क्या होगा, जब हम किसी डाटा को लाइन के हिसाब से, सिंपली एक लाइन के हिसाब से उसको ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं,
तो वहाँ पे लाइन ग्राफ यूज़ होता है. सो लीनियर ग्राफ्स आर यूज टू डिस्प्ले द कंटिन्यूस डाटा and it is useful for predicting the future events over time. So continuous data कौन सा होगा? continuous data like जैसे पॉइंट्स में डेसिमल में जो वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, ठीक है, तो पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ डेसिमल वाली वैल्यूज़ को भी एक डिस्प्ले करता है. सेकेंड इज बार ग्राफ्स. बार ग्राफ इज यूज टू डिस्प्ले द कैटेगरी ऑफ डाटा and it compares the data using solid bars to represent the quantities. So bar graph किस लिए? कैटेगरी, अगर हम ग्राफ किसी भी डाटा की कैटेगरी बना रखी है, हमने कैटेगराइजेशन कर रखी है किसी भी डाटा की, जैसे हमने अबव 10 एजेस के हिसाब से ले लिया कि अबव 10, ठीक है, अबव 20, अबव 30, तो इस तरीके से हमने 10 to 20, 20 to 30 इस टाइप से हमने इंटरवल बना रखे हैं, तो वहाँ पे बार ग्राफ यूज़ हो सकता है, क्योंकि हमने कैटेगरी बना दी कि 10 to 20 के एज ग्रुप में इतने स्टूडेंट्स हैं, 20 to 30 की एज ग्रुप में इतने स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे हम बार ग्राफ्स यूज़ करते हैं. हिस्टोग्राम्स में क्या होता है? हिस्टोग्राम्स भी एक तरह से बार्स ही होते हैं उसमें भी, लेकिन हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में डिफरेंस क्या है कि हिस्टोग्राम में जो इंटरवल्स हैं वो कॉन्टीन्यूस होते हैं. अब जैसे द ग्राफ दैट यूजेस द बार्स टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूमेरिकल डाटा दैट आर ऑर्गेनाइज इनटू इंटरवल्स. अब यहाँ पे इंटरवल स्केल में लेके चलते हैं हम, जैसे 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, इस तरीके के अगर इंटरवल्स हैं और उनके सेम विड्थ होनी चाहिए, सिंस ऑल द इंटरवल्स आर इक्वल एंड कंटिन्यूस, ऑल द बार्स हैव द सेम विड्थ, तो सेम विड्थ होनी चाहिए उसकी और इक्वल और कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, तो वहाँ पे हम हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं. फ्रीक्वेंसी टेबल. फ्रीक्वेंसी टेबल हमने किया था, तो फ्रीक्वेंसी टेबल को क्या होता है? द टेबल शोज द नंबर ऑफ पीसेज ऑफ डाटा दैट फॉल्स विद इन द गिवन इंटरवल. अब जैसे हमने एक नंबर चूज कर लिए 1 to 50 तक, ठीक है, 1 to 50 तक स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 1 to 50 तक स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं हमारे पास, तो किसी के 10 आए, किसी के 20 आए, किसी के 10 आए, इस तरीके से 10 बच्चों के 10 आए, 10 बच्चों के 20 आए, 12 बच्चों के 30 आए, इस तरीके से मार्क्स अगर आ जाते हैं तो उसमें हम फ्रीक्वेंसी टेबल यूज़ कर लेते हैं. तो फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, हम मार्क्स लिखेंगे कि 10 कितने स्टूडेंट्स के आए, मार्क्स और साइड में उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ पे, ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी में क्या, फ्रीक्वेंसी टेबल में आपको मार्क्स या कोई भी वेरिएबल अगर आप लेके चल रहे हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है. नेक्स्ट इज सर्कल ग्राफ. सर्कल ग्राफ में हम क्या करते हैं, जैसे पाई चार्ट होता है जैसे हमारे पास, ऑल्सो नोन एज पाई चार्ट, so that shows the relationship of parts as parts of the whole में से आपको कितना पार्ट लिया है, एक पूरे सर्कल में से कितना पार्ट आपका एक इवेंट को शो कर रहा है, ठीक है. द सर्कल इज कंसिडर्ड विद 100% एंड द कैटेगरीज ऑक्यूपाइड आर इज रिप्रेजेंटेड विद अ स्पेसिफिक परसेंटेज, ठीक है. अब जैसे आपके कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, किसी ने कोई डिसिप्लिन चूज़ कर रखा है, किसी ने कोई डिसिप्लिन, तो उसमें के अगर हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देखें तो जैसे फर्स्ट डिसिप्लिन में कितने 15% स्टूडेंट्स हैं तो वो 15% का वो ले जाएंगे, सेकंड में 56% स्टूडेंट्स हैं तो 56% हो जाएंगे. तो इस तरीके से हम उसको सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन भी उसको दे सकते हैं. ये आपको दिखा रखा है यहाँ पे बार ग्राफ. सबसे पहला है हमारे पास बार ग्राफ. तो बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ में हमारे पास बार्स लेके चलेंगे हम, और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस, अगर आप देखो तो यहाँ पे इसके बीच में डिफरेंसेस हैं, मतलब एम्प्टी स्पेसेस हैं यहाँ पे, है ना. तो वहाँ पे बार्स नहीं आएंगे. अगर आपको एजेस लेके चलनी है, 10 कितने बच्चों की कितने स्टूडेंट्स की 10 एज है, इतने स्टूडेंट्स की है तो 400 आ जाएगा. 20 एज कितने स्टूडेंट्स की है, 600 की, तो इतना हो जाएगा. 30 एज कितने स्टूडेंट्स की है, इतने की है. तो इस तरीके से अगर हम एजेस के हिसाब से लेके चलें तो इस तरीके से हम बार ग्राफ को डिनोट कर सकते हैं. हिस्टोग्राम्स में क्या आ जाता है कि आपको इंटरवल दिया होता है. अब यहाँ पे ये सारे क्या है, कॉन्टिन्यूस है, मतलब एक दूसरे के साथ कंसेक्यूटिव बार्स बन रहे हैं. यहाँ पे आपको गैप दिख रहा था, है ना, यहाँ पे कंसेक्यूटिव बार्स बन रहे हैं. तो यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, तो इस तरीके के इंटरवल्स में जब हम लेके चलते हैं तो वहाँ पे, अब जैसे हिस्टोग्राम आपको बनाना है तो यहाँ पे 0, 10,
20, 30 लेके चलेंगे इस तरीके से। और आपको 0 to 10 में स्टूडेंट्स देखने हैं तो आप यहाँ से ऐसे बनाओगे 0 to 10। 10 to 20 में देखने हैं तो आप ऐसे बनाओगे बार। 20 to 30 में देखने हैं तो आप ऐसे बनाओगे। तो इस तरीके से हिस्टोग्राम्स बनते हैं। लेकिन बार ग्राफ में ऐसा नहीं होता। बार ग्राफ में क्या होता है, आपको सिर्फ बार ग्राफ में आपको यहाँ पे 10 दिया होगा, यहाँ 20 दिया होगा, यहाँ 30 दिया होगा, तो यहाँ पे आपको सिंपल बार ग्राफ्स ऐसे बनाने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम अलग अलग हैं। नेक्स्ट हमने किया था लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में क्या होता है कि अगर आप सिंपली एक लाइन को, जैसे पहले स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं, इतने मार्क्स हैं, तो आप सिंपली प्लॉट करोगे। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 1, ठीक है, स्टूडेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इस तरीके से, और यहाँ पे उनके मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टूडेंट के 10 मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे ऐसे डॉट डाल दोगे। ठीक है, सेकंड स्टूडेंट के इतने मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप डॉट डाल दोगे। थर्ड स्टूडेंट के इतने मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप डॉट डाल दोगे, फिर उनको लाइन से ज्वाइन कर दोगे। तो ये होता है हमारा लाइन ग्राफ। ठीक है, लाइन ग्राफ में आप उसकी लाइन बना देते हो एक तरह से, डॉट्स को ज्वाइन करके सिंपली लाइन बनती है। ठीक है, एक होता है फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल में हमने आपको बताया कि यहाँ पे अगर आपके पास इंटरवल्स गिवन है तो उसके साइड में फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। ठीक है, कि 0 to 10 कितनों के मार्क्स हैं, 5 बच्चों के हैं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा साइड में। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी टेबल बनता है। और जो सेंटर में आप देख रहे हैं यह है सर्कल ग्राफ, कि अगर आपको फुल सर्कल दे रखा है उसमें से कितने कितने परसेंटेज की अलग अलग पार्ट दे रखे हैं यहाँ पे, कि इस पार्ट में इतने बच्चे हैं, इतने इस पार्ट में इतने स्टूडेंट्स हैं, या इतने परसेंटेज हैं, तो इस तरीके से आप परसेंटेज बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, किसी भी डाटा को जब आप डायग्रामेटिक प्रेजेंट करते हो, ठीक है, सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा गिव्स an immediate understanding of the real situation to be defined by the data in comparison to the tabular representation of data और टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन। मतलब टेबुलर और टेक्सचुअल से, जब हम टेबुलर को देखेंगे या टेक्सचुअल को देखेंगे तो उससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा हमारे पास, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, क्योंकि डायग्राम से जल्दी समझ में आता है इन कंपैरिजन टू टेबुलर और टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, सो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ट्रांसलेट्स effectively the highly complex ideas included in the number into more concrete and quickly understandable form। मतलब जल्दी से आप उसको डायग्राम को देख के किसी भी उसको जल्दी से आप समझ सकते हो और जल्दी से उसके क्वेश्चंस के भी आंसर दे सकते हो, और कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आपको शो करता है। ठीक है, सो डायग्राम्स में बी लेस सर्टेन but are much more efficient than tables in displaying the data। ठीक है, so diagrams काफ़ी effective हैं, efficient हैं in comparison to tables। there are many kinds of diagram in use, in general use। क्या है concept of diagrammatic presentation। तो कौन कौन से diagrams आ सकते हैं हमारे पास। so diagrammatic representation is a technique of presenting numeric data। किसी भी numeric data को present करने के लिए थ्रू पिक्टोग्राम्स, कार्टोग्राम्स, बार डायग्राम्स, पाई डायग्राम्स एक्सेट्रा। तो हम कई सारे डायग्राम्स के हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास पिक्टोग्राम। जब आप किसी पिक्चर को रिप्रेजेंट करते हो, पिक्चर से किसी डाटा को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, कार्टोग्राम्स भी यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, मैप्स का यूज़ करके, कार्टोग्राम्स में क्या होता है, मैप्स का यूज़ करके आप ज्योग्राफिकल एलोकेशन को यूज़ करके आप उसको डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। बार डायग्राम्स जैसे अभी हमने किया था, बार ग्राफ या बार हिस्टोग्राम्स, ये सब हो जाते हैं इसमें। पाई डायग्राम्स में पाई चार्ट आ जाता है। ठीक है, लेकिन तो ये सारे क्या होते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। सो इट्स द मोस्ट इफेक्टिव एंड अपीलिंग वे टू रिप्रेजेंट स्टेटिस्टिकल डाटा। किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अट्रैक्टिव और अपीलिंग वे होती है डायग्राम्स के थ्रू। So diagrams help in visual comparison and have a bird's eye view। ठीक है, तो यहाँ पे विजुअल कंपैरिजन के लिए इजी होता है। किसी भी डायग्राम को देख के आप कंपेयर कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। सो पिक्टोग्राम्स में क्या होता है, वी यूज पिक्चर्स टू प्रेजेंट डाटा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू शो द प्रोडक्शन ऑफ कार्स, वी कैन ड्रॉ कार्स। ठीक है, तो जैसे अगर हमें कार की प्रोडक्शन शो करनी है कि फर्स्ट ईयर यहाँ पे लिख दिया कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जैसे हमारे पास 10 कार बिकी हैं तो यहाँ पे 10 कार्स बना देंगे हम ऐसे। ठीक है,
इस तरीके से यहाँ पे 2 में कितनी हुई है तो उतनी कार्स बना देंगे, ऐसे यहाँ पे कार्स बना देंगे। तो हम डायग्राम्स को पिक्चर्स के थ्रू हम उसको शो कर सकते हैं। सपोज प्रोडक्शन ऑफ कार्स इज 40,000, so we can show it by picture having 4 cars where 1 car represent 10,000। ठीक है, 40,000 बनाने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे उसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे बता देते हैं कि एक कार रिप्रेजेंट इतने नंबर्स, कि 1 कार इज इक्वल टू इतना। तो 1 कार हमारा, हम यहाँ पे 10,000 ले रहे हैं, तो 4 कार बनाएंगे तो वो 40,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 40,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कार्स बना सकते हैं, या कोई भी पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं जिस हिसाब से हमारा डाटा होगा। So under cartograms we make use of maps to show the geographical allocation of certain things। किसी भी चीज़ के लिए हमें geographical allocation जब देनी होती है तो हम cartograms का यूज़ करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास पिक्टोग्राम, बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम्स, ये 3 यूज़ होते हैं। कार्टोग्राम्स हम बहुत ही रेयर केसेस में यूज़ करते हैं। मोस्टली यूज़ यहाँ पे पिक्टोग्राम्स, बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम्स होते हैं। सो बार डायग्राम्स में अभी हम डिस्कस करके आते हैं कि अ रेक्टेंगुलर इन शेप प्लेस्ड ऑन द सेम बेस। सेम बेस मतलब जो एक्स एक्सिस है वो सबका सेम रहेगा, मतलब यहीं से स्टार्ट होंगे, ये नहीं भी एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो बेस सबका सेम रहेगा। देयर हाइट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो हाइट होगी उनकी वो वैल्यू पे डिपेंड करेगी, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी कि फर्स्ट ईयर में जैसे हमने 10 स्टूडेंट्स के कितने बच्चों के 10 मार्क्स हैं, तो वो बताएगा, जो वाई एक्सिस है वो आपको स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताएगा कि इतने स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। विड्थ ऑफ ऑल द बार्स एंड गैप बिटवीन द 2 बार्स इज केप्ट द सेम। विड्थ ऑफ द बार्स, विड्थ मतलब जैसे कि अब ये बार इतने विड्थ का है, यहाँ से यहाँ तक का इसका डिफरेंस, तो ये भी इतना ही होगा। ये नहीं है अभी ये आप इतना ले रहे हो और दूसरे वाला आप ऐसे बना रहे हो। ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा, सेम विड्थ होगी और सेम स्पेसिंग होगी बीच में दोनों के। ठीक है, तो लास्ट इज पाई डायग्राम। पाई डायग्राम हमने सर्कल में प्रेजेंट करते हैं। सर्कल में हम क्या करते हैं, 100% के हिसाब से भी अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डिग्रीज के हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि एक सर्कल में कितने डिग्रीज होंगे, 360 डिग्रीज होंगे। ठीक है, तो 360 डिग्रीज के हिसाब से हम उसको फर्स्ट 90 डिग्री लेके और बाकियों को हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर और पाई डायग्राम क्या होगा हमारे पास, विच इज सब डिवाइडेड और पार्टीशन टू शो द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द डाटा। किसी भी कंपोनेंट्स को शो करने के लिए हम पाई डायग्राम यूज़ करते हैं। So that's all for the video, and I'll be there very soon with my new video. Till then, stay home, stay safe, and Radhe Radhe.